नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे प्रश्न का जवाब कैसे दें। मैं स्टार्ट करती हूँ। प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में क्या प्रगति हुई, ब्यौरा दें। जब भी ब्यौरा दें शब्द आए तब उसका अर्थ है वर्णन करें से लगाया जाना चाहिए। ऐसे प्रश्नों में आपको केवल जानकारी भर देनी होती है। यदि आप इस प्रश्न को हल कर रहे हों तब आपको चाहिए कि आप कृषि के क्षेत्र में किए गए भूमि सुधार, सिंचाई की सुविधा, उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों तथा जेनेटिक इंजीनियरिंग आदि की जानकारी दें। यह जानकारी परिचयात्मक रूप में होनी चाहिए, न कि समीक्षात्मक रूप में। सामान्यतः प्रत्येक प्रश्न पत्र में कुछ न कुछ टिप्पणियां लिखने को कहा जाता है। टिप्पणी अत्यंत व्यापक शब्द है। किसी भी विषय पर आप किस तरह की टिप्पणी लिखेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके लिए शब्द सीमा कितनी है। यदि शब्द अधिक हैं तब आप उस विषय के बारे में सामान्य जानकारियां भी दे सकते हैं, लेकिन यदि शब्द कम है तब आपको कोशिश होनी चाहिए कि उस विषय के बारे में केवल ठोस एवं नई से नई जानकारी ही दें। टिप्पणी लिखने का स्वरूप इस तरह का होना चाहिए कि उसमें उस विषय से संबंधित अधिक से अधिक महत्वपूर्ण बातें शामिल हो जाएं। यह भी एक तरह का परिचयात्मक लेखन ही होता है, आलोचनात्मक नहीं। टिप्पणी के अंतर्गत आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उस विषय के बारे में जानकारी को इस रूप में प्रस्तुत करेंगे कि एक सामान्य पाठक भी उस विषय को समझ सके। ठीक इसी तरह कभी कभी तथ्यात्मक टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है। तथ्यात्मक टिप्पणी का अर्थ यह है कि आपको भावुकता और लफाजी से बचना है। उस विषय के बारे में केवल तथ्यपरक जानकारी देनी है। जब योगदान के बारे में पूछा जाता है तब उसका अर्थ उस बात से लिया जाना चाहिए कि उस क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका रही है, यानी कि उसकी क्या देन रही है। यह एक सकारात्मक शब्द है। ऐसे उत्तरों में उन तथ्यों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए जो ऐतिहासिक अथवा स्थायी महत्व के हों, जिनका भविष्य पर व्यापक एवं गहरा प्रभाव पड़ा हो। विद्यार्थी कार्य, कर्तव्य एवं अधिकार शब्दों के अंतर को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते। वे या तो तीनों को पर्यायवाची समझ लेते हैं या एक दूसरे को मिलाकर गड़बड़ कर देते हैं। याद रखिए कि कार्य वे होते हैं जो नियम के तहत किए जाने चाहिए, जैसे कि राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं। इसका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है कि वह प्रधानमंत्री एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा, संसद का अधिवेशन बुलाएगा आदि। जबकि कर्तव्य पवित्र शब्द है, इसमें दायित्व की भी भावना होती है। कर्तव्य के अंतर्गत वे तथ्य भी आते हैं जिनकी किसी से अपेक्षा की जाती है। हालांकि यह भी उसके कार्य का ही अंग होता है, लेकिन उसका यह कार्य अत्यंत सकारात्मक होता है। जैसे कि राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चल रहा हो। उसका कर्तव्य है कि वह संविधान की रक्षा करे आदि। अधिकार का संबंध वैधानिकता से है। इसका संबंध उन तथ्यों से है जो कार्य एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना राष्ट्रपति का कार्य नहीं बल्कि अधिकार है। सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति संसद के बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन यदि स्थिति स्पष्ट ना हो तब वह अपने अधिकार का उपयोग करते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है जिसे वह इसके लिए सबसे अधिक उपयोगी समझता हो। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमारे संविधान में नागरिकों के कुछ कर्तव्य दिए गए हैं तो कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। कार्य, कर्तव्य एवं अधिकार, इन तीनों के अंतर को अच्छी तरह समझकर ही प्रश्नों के उत्तर लिखने चाहिए। मूल्यांकन कीजिए। अंतर्गत की दी गई स्थिति की समीक्षात्मक विवेचना प्रस्तुत करनी होती है। इसमें उसके अच्छे और बुरे दोनों ही स्थितियों, उसके कारण, उसके प्रभाव को लिखना होता है। इसके अंतर्गत एक प्रकार का विषय का ऑपरेशन करना होता है। आवश्यक नहीं कि मूल्यांकन का निष्कर्ष सकारात्मक ही हो। तथ्यों की चीर फाड़ से ही जो भी निष्कर्ष निकले उसे ज्यों का त्यों रख देना चाहिए।
जैसे कि शाहजहां के शासनकाल का मूल्यांकन कीजिए। इसमें आवश्यक नहीं कि आप यही सिद्ध करें कि उसका काल स्वर्णकाल था। यदि आपको लगता है कि वह स्वर्णकाल नहीं था, तब आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप अपनी बात को समीक्षात्मक रूप में लिखें। अपने निष्कर्ष को तथ्यों से पुष्ट करें। परीक्षार्थी विशेषता का अर्थ अच्छे पक्षों से लगा लेता है, क्योंकि हिंदी में विशेषता शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के करेक्ट के स्थान पर किए जाने लगे हैं। विशेषता का अर्थ उसके गुण एवं अवगुण दोनों से लगाया जाना चाहिए, न कि केवल गुणों से। यदि यह पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की विशेषता बताइए, तब इसके अंतर्गत आपको उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को रखना होगा। इसे आप संपूर्ण स्वरूप भी कह सकते हैं। किसी व्यक्ति की विशेषता बताते समय आप यह भी बताएं कि वह काना है, वो शराब पीता है, अर्थात जो जैसा है उसे उसी रूप में प्रस्तुत करना उसकी विशेषता बताना है। जहाँ केवल गुणों तथा अवगुणों की आवश्यकता होगी, वहाँ स्पष्ट रूप से पूछा जाएगा कि उसके गुण अथवा दोषों का उल्लेख कीजिए। मैंने यह प्रश्नों को पूछे जाने के अधिक से अधिक तरीकों को समेटने की कोशिश की है। कुल मिलाकर इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ मैं इस बात की ओर आपको विशेष रूप से सतर्क करना चाहूँगी कि यदि हिंदी के किसी शब्द को लेकर आपके मन में कोई भ्रम हो, तब आप उसका अंग्रेजी का शब्द अवश्य देख लें, यदि वह उपलब्ध भी हो तो। वैसे आजकल अधिकांश प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होने लगे हैं। अधिकांश प्रश्न पत्र मूल रूप से अंग्रेजी में बनाए जाते हैं और हिंदी का अनुवाद बहुत अच्छा नहीं होता। यह एक दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि हिंदी का अनुवाद बहुत अच्छा नहीं होता। अंग्रेजी के शब्दों के वजन पर हिंदी के सही शब्द नहीं रखे जाते। यहाँ तक कि कुछ शब्दों के अर्थों में तो भेद तक देखा गया है। अतः आप हिंदी के प्रश्न पढ़ने के साथ साथ अंग्रेजी के भी प्रश्न पढ़ें। इससे आपको प्रश्न को समझने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।